Hello and a very warm welcome everyone. मैं हूँ नेहा, your friendly English language expert from Score Clever. आज तारीख है 15 अक्टूबर 2025 और हम हाजिर हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल्स के पोस्टमार्टम के साथ. एंड बिफोर वी डाइव इन, अ क्विक रिमाइंडर, इन एडिटोरियल्स के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम PDF आपको हमारे Score Clever टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें. चलिए शुरू करते हैं पहले एडिटोरियल से. टाइटल है इन्फ्लेशन लेसन्स ऑन द इन्फ्लेशन डेटा एंड द RBI. टाइटल है इन्फ्लेशन लेसन्स यानी महंगाई से मिले सबक, इन्फ्लेशन डेटा और RBI के बारे में. सब टाइटल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव टू बी मोर एक्यूरेट इन इट्स प्रिडिक्शंस. सब टाइटल कहता है कि RBI को अपनी भविष्यवाणियों में और ज्यादा एक्यूरेट यानी सटीक होना पड़ेगा. लगता है RBI की प्रिडिक्शंस भी हमारे एग्जाम अटेम्प्ट्स जैसी हो रही हैं, थोड़ी ऊपर नीचे. The September 2025 retail inflation data at a 99-month low of 1.54% has important policy implications for the RBI in particular. September 2025 का जो retail inflation data है, जो 99 महीनों में सबसे कम 1.54% पर है, उसके RBI के लिए खास तौर पर बड़े policy implications यानी नीतिगत परिणाम है. Except for August, retail inflation has slowed in every month this financial year. अगस्त को छोड़कर इस फाइनेंशियल ईयर के हर महीने में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई धीमी हुई है. The average rate of inflation for the first half of the fiscal year is 2.2%, just within the RBI's comfort band of 2 to 6%. इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों के लिए एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2.2% है, जो RBI के 2 to 6% वाले कंफर्ट बैंड के ठीक अंदर है. When inflation was at the higher end of this band, the RBI had repeatedly said that its target was 4% and that it would not rest until inflation was at that level. जब महंगाई इस बैंड के हायर एंड पर थी, मतलब 6% के आसपास थी, तो RBI ने बार बार कहा था कि उनका टारगेट 4% है और वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक महंगाई उस लेवल पर नहीं आ जाती. हाँ, बिल्कुल हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जैसा साउंड कर रहा है. There is an argument to be made for the central bank to strive for that same target now that inflation is repeatedly coming in below that mark. अब एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि सेंट्रल बैंक को उसी टारगेट को पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब महंगाई बार बार उस 4% के मार्क से नीचे आ रही है. मतलब पहले ऊपर से नीचे लाना था, अब नीचे से ऊपर ले जाना है. वाह! Consistently low inflation means that supply is comfortably outstripping demand. लगातार कम महंगाई का मतलब है कि सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा हो रही है. सिंपल वर्ड्स में बाजार में माल ज्यादा है और खरीदार कम. Inflation in the clothing and footwear category, for example, was at 2.3% in September 2025 and has been falling pretty consistently for the last 2 years. एग्जाम्पल के लिए कपड़ों और जूतों की कैटेगरी में महंगाई सितंबर 2025 में 2.3% थी और पिछले 2 सालों से लगातार गिर रही है. मतलब शॉपिंग का सही टाइम चल रहा है दोस्तों. दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन, स्पेशली नाउ. ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, खासकर अभी के समय में. Faced with the same oversupply problem, albeit at a much larger scale, China is increasingly depending on demand from abroad to absorb its supply. इसी oversupply की प्रॉब्लम का सामना करते हुए, हालांकि बहुत बड़े स्केल पर, चाइना अपनी सप्लाई को खपाने के लिए विदेशों से आने वाली डिमांड पर ज्यादा निर्भर हो रहा है. This has not exactly been India's forte historically, and the current tariff tensions affect exports. इतिहास के हिसाब से ये भारत का फोर्टे यानी मजबूत पक्ष नहीं रहा है और करंट टैरिफ टेंशन्स यानी जो टैक्स को लेके तनाव चल रहा है वो एक्सपोर्ट्स पर असर डालता है. The government has tried to stimulate domestic demand through income tax and GST rate reductions. सरकार ने इनकम टैक्स और GST दरों में कमी करके डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू मांग को स्टिम्युलेट यानी बढ़ाने की कोशिश की है. Households have been using the direct tax rebate to bolster their savings and reduce debt rather than increase consumption. परिवार डायरेक्ट टैक्स में मिली छूट का इस्तेमाल अपनी सेविंग्स को मजबूत करने और कर्ज कम करने के लिए कर रहे हैं, ना कि कंजम्पशन यानी खर्च बढ़ाने के लिए. स्मार्ट लोग. सही है, पहले EMI चुकाओ फिर पार्टी. GST rate cuts also led to only a temporary spurt in purchases. GST दरों में कटौती से भी खरीदारी में बस टेम्पररी स्पर्ट यानी थोड़े समय के लिए ही उछाल आया.
What is needed is a sustained increase in real wages, and for that the private sector needs to step up. ज़रूरत इस बात की है कि रियल वेजेस यानी असल कमाई में लगातार बढ़ोतरी हो, और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा. It is good news that private sector investment announcements grew strongly in the first half of this year, but those need to translate into real projects on the ground soon. ये अच्छी खबर है कि इस साल के पहले 6 महीनों में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं मजबूती से बढ़ी हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही जमीन पर असली प्रोजेक्ट्स में बदलने की जरूरत है. बस अनाउंसमेंट से काम नहीं चलेगा, काम दिखना भी चाहिए. One way that the RBI can help is to cut interest rates significantly in the next Monetary Policy Committee meeting in December. एक तरीका जिससे RBI मदद कर सकता है वो है दिसंबर में होने वाली अगली Monetary Policy Committee की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स में अच्छी खासी कटौती करना. With inflation so low and private investment needing a boost, it is better to err on the side of accommodation than conservatism. जब महंगाई इतनी कम है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट की ज़रूरत है, तो बेहतर है कि कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादी होने की बजाय अकोमोडेशन यानी नरमी की तरफ गलती की जाए. बेसिकली ऑथर कह रहे हैं कि रिस्क ले लो थोड़ा आरबीआई. The other policy issue the RBI needs to deal with is the inaccuracy of its forecasts. दूसरा policy issue जिससे RBI को निपटना है वो है उनके forecasts यानी भविष्यवाणियों का inaccurate होना. In April it had predicted that inflation for the year would be 4%. Later it consistently revised this forecast, arriving at 2.6% at the latest meeting in end September. इतना revision तो हम अपने exam strategy में भी नहीं करते. While factors influencing inflation are dynamic, such a drastic revision of the forecast in just 6 months shows that something is wrong with the RBI's estimation process. हालांकि महंगाई को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स डायनामिक यानी बदलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीनों में फोरकास्ट में इतना बड़ा रिवीजन दिखाता है कि RBI की एस्टिमेशन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है. Since a key aspect of its work is with inflation prediction, this is a deficiency that it should address quickly. क्योंकि RBI के काम का एक मुख्य पहलू महंगाई का अनुमान लगाना है, ये एक ऐसी कमी है जिसे उन्हें जल्द से जल्द दूर करना चाहिए. Absolutely. Phew, that was some heavy duty economics. ऐसे ही heavy duty vocabularies, idioms and phrases को आसानी से याद करने का एक solid तरीका चाहिए. Then you need to check out the Score Clever app on the Google Play Store. हमारा यूनिक लर्निंग टेक्निक एंश्योर्स कि आप एक बार पढ़ो और फिर कभी ना भूलो. इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स. और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू, सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाए, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ. ये थोड़ा सीरियस है. टाइटल है फ्लॉड ऑर्डर यानी एक त्रुटिपूर्ण आदेश करूर स्टैम्पीड केस के सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने पर. सब टाइटल कहता है कि करूर केस का सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना कुछ परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है. More than 2 weeks have passed since 41 people died after a crowd crush at a political rally of actor Vijay and his party the Tamilaga Vetri Kazhagam (TVK) in Karur. करूर में एक्टर पॉलिटिशियन विजय और उनकी पार्टी टीवीके की एक पॉलिटिकल रैली में क्राउड क्रश यानी भगदड़ के बाद 41 लोगों की मौत हुए 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं. Yet far from establishing culpability, the judicial response risks prioritizing political narrative over factual inquiry. फिर भी कल्पेबिलिटी यानी दोष स्थापित करने से कोसों दूर, जुडिशियल रिस्पॉन्स यानी न्यायिक प्रतिक्रिया फैक्चुअल इंक्वायरी यानी तथ्यात्मक जांच पर पॉलिटिकल नैरेटिव यानी राजनैतिक कहानी को प्राथमिकता देने का जोखिम उठा रही है. On October 13, 2025, the Supreme Court of India's intervention, transferring the investigation to the Central Bureau of Investigation (CBI) and appointing a supervisory committee, was ostensibly meant to restore order after procedural disarray at the Madras High Court. 13 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जिसमें जांच सीबीआई को ट्रांसफर की गई और एक सुपरवाइजरी कमेटी नियुक्त की गई, उसका जाहिरी तौर पर मकसद मद्रास हाईकोर्ट में हुई प्रोसीजरल डिसरे यानी प्रक्रियात्मक अव्यवस्था के बाद व्यवस्था बहाल करना था. The court's move seems to have arisen because of the sharp remarks, perhaps unwarranted, by a single judge at the Madras High Court about Mr. Vijay and the TVK. कोर्ट का ये कदम मद्रास हाई कोर्ट के एक सिंगल जज द्वारा मिस्टर विजय और टीवीके के बारे में की गई तीखी और शायद अनवारंटेड यानी अनुचित टिप्पणियों के कारण आया लगता है.
neither of whom was a party in a case about rally protocols that did not directly concern the Karur incident which fell under the Madurai bench's jurisdiction. जबकि ये दोनों ही रैली प्रोटोकॉल्स के बारे में एक ऐसे केस में पार्टी नहीं थे जिसका करूर इंसिडेंट से सीधा कोई लेना देना नहीं था। मतलब बात कहीं और की, असर कहीं और हो गया। बट द कोर्ट हैज़ क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, लेकिन कोर्ट ने नई समस्याएं पैदा कर दी हैं। It has granted the petitioner's demands for a CBI investigation and judicial supervision as interim relief, yet the measures are irreversible. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की CBI जांच और न्यायिक निगरानी की मांगों को इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम राहत के रूप में मान लिया है, फिर भी ये उपाय इरिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय हैं। Once the CBI files a charge sheet, there can be no reversion to state police investigation. एक बार CBI चार्जशीट फाइल कर देती है तो स्टेट पुलिस की जांच में वापसी नहीं हो सकती। Game over for the state police, basically. The court's rationale for the CBI transfer is equally problematic. CBI transfer के लिए कोर्ट का rationale यानी तर्क भी उतना ही problematic है. It cites press conferences by senior state officials as attempts to exonerate subordinates, casting a doubt on investigative impartiality. कोर्ट स्टेट के सीनियर ऑफिशियल्स द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हवाला देता है कि ये अपने सबॉर्डिनेट्स यानी अधीनस्थों को एग्जॉनरेट यानी दोष मुक्त करने के प्रयास थे, जिससे जांच की इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। बट दिस अमाउंट्स टू अ गैग ऑर्डर ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स। लेकिन ये तो पब्लिक ऑफिशियल्स पर एक गैग ऑर्डर यानी बोलने पर पाबंदी लगाने जैसा है। आफ्टर द इंसिडेंट मिस्टर विजय एंड हिज सपोर्टर्स एलेज्ड कॉन्स्पिरेसी। घटना के बाद मिस्टर विजय और उनके समर्थकों ने कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश का आरोप लगाया था। शुड स्टेट ऑफिशियल्स रिफ्रेन फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू ग्रेव एलिगेशंस amplified across social media merely to appear neutral? क्या स्टेट ऑफिशियल्स को सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे गंभीर आरोपों का जवाब देने से सिर्फ इसलिए बचना चाहिए ताकि वे न्यूट्रल दिखे? गुड क्वेश्चन। फैक्चुअल एविडेंस इंक्लूडिंग फुटेज शुड नॉट ऑटोमेटिकली प्रेजुडिस एन इन्वेस्टिगेशन। फुटेज सहित फैक्चुअल एविडेंस यानी तथ्यात्मक सबूत पेश करने से किसी जांच पर अपने आप कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज टू फ्लिम्जी अ ग्राउंड फॉर अ ट्रांसफर ऑफ द केस टू द CBI. Once described by the court as a cage parrot of the center. Oh, the irony! कोर्ट को अपनी ही बात याद दिलानी पड़ रही है। Ironically, the court cited State of West Bengal and Ours versus the Committee for Protection of Democratic Rights West Bengal and Ours 2010, which warns against ordering CBI investigations as a matter of routine, or merely because a party has leveled some allegations against the local police, undermining its own reasoning. विडंबना की बात यह है कि कोर्ट ने वेस्ट बंगाल केस 2010 का हवाला दिया, जो कि एक रूटीन के तौर पर या सिर्फ इसलिए कि किसी पार्टी ने लोकल पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं, CBI जांच का आदेश देने के खिलाफ चेतावनी देता है। और इस तरह कोर्ट अपने ही तर्क को अंडरमाइन यानी कमजोर कर रहा है। The order devotes considerable attention to police inaction and crowd management failures, but makes no mention of the TVK's or leaders' responsibilities in organizing the rally. ये आदेश पुलिस की निष्क्रियता और भीड़ प्रबंधन की विफलताओं पर तो काफी ध्यान देता है, लेकिन रैली आयोजित करने में TVK या उसके नेताओं की जिम्मेदारियों का कोई जिक्र नहीं करता। Selective attention it seems. The court may be seen as prejudging who was at fault. कोर्ट को ऐसा देखा जा सकता है कि वो पहले से ही ये तय कर रहा है कि गलती किसकी थी। It notes that the TVK was not made a party in the High Court proceedings, yet does not consider what this could mean for a balanced inquiry. कोर्ट ये नोट करता है कि TVK को हाईकोर्ट की कार्यवाही में पार्टी नहीं बनाया गया था, फिर भी ये इस बात पर विचार नहीं करता कि एक बैलेंस्ड इंक्वायरी यानी संतुलित जांच के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। आफ्टर द इंटरिम ऑर्डर इट इज अनक्लियर व्हाट रिमेन्स टू बी एडजुडिकेटेड एट द फाइनल स्टेज। अंतरिम आदेश के बाद ये अनक्लियर है कि फाइनल स्टेज में एडजुडिकेट यानी निर्णय के लिए क्या बचा है। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ द कोर्ट विल एड्रेस एलिगेशंस दैट वन पिटिशनर वाज अनअवेयर ऑफ द पिटिशन फाइल्ड इन हिज नेम and that another litigant who abandoned his family years ago is not a real representative of a child victim. देखना ये बाकी है कि कोर्ट उन आरोपों को कैसे एड्रेस करेगा कि एक पिटिशनर को अपने नाम पर दायर पिटिशन के बारे में पता ही नहीं था और एक दूसरा लिटिगेंट जिसने सालों पहले अपने परिवार को छोड़ दिया था एक चाइल्ड विक्टिम का असली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। The plot thickens. Justice requires a fixing clear responsibility to deter chaos, not proceedings that muddy accountability. न्याय के लिए केओस यानी अराजकता को रोकने के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने की जरूरत होती है, ऐसी कार्रवाई की नहीं जो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को और मडी यानी धुंधला कर दे। अ पावरफुल कंक्लूडिंग थॉट। एंड ऑन दैट नोट वी रैप अप टुडेज सेशन। बट वेट, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।
Are you ready to test your vocabulary skills? तो तैयार हो जाओ अपने vocabulary के सिक्सर्स मारने के लिए इन आर एडिटोरियल vocab league। ये है IPL फॉर एडिटोरियल vocabulary। रोज शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव क्विज होता है जिसमें आज के एडिटोरियल से ही vocabulary पूछी जाती है। Compete with fellow aspirants in monthly leagues, check your scores and win exciting rewards. So don't miss out on the action. Join the vocab league now. Link description में है। This is your host Neha from Skok Learning signing off. Keep learning, keep growing.